आपके साथ हेमंत कुमार। आप देख रहे हैं 5 का प्रहार। और चूंकि लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े हुए संविधान संशोधन 131वें विधेयक को पर्याप्त समर्थन नहीं मिलने की वजह से अब राजस्थान की राजनीति में भी इसे लेकर के हलचल तेज है। राजधानी जयपुर में इस मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस दोनों ने विरोध प्रदर्शन किए हैं। पहले बीजेपी के प्रदर्शन की बात करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया तो कांग्रेस ने भी सरकार पर महिला आरक्षण लागू न करने को लेकर सवाल खड़े किए। इस घटनाक्रम में महिला आरक्षण को फिर से प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। महिला आरक्षण पर सियासी संग्राम तेज। जयपुर में बीजेपी की जन आक्रोश महिला पदयात्रा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में निकाली पदयात्रा। सीएम बोले, महिला विरोधी चेहरा बेनकाब हुआ। आपका ये आक्रोश आने वाले समय में एक ज्वाला बन के रहेगा और ऐसे लोगों को नकाब उतारेगा जो महिला मानसिकता के विरोधी हैं। महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस का भी विरोध प्रदर्शन। महिला विरोधी भाजपा सरकार परिसीमन बिल लेकर आती है बिना जाति जनगणना के। अब कैसे परिसीमन कर सकते हैं? अब बिना जाति जनगणना के कैसे 850 सीटें कर सकते हैं? 543 में देने में क्या दिक्कत है? महिला आरक्षण पर संग्राम। तो दशकों से महिलाओं को आरक्षण देने को लेकर के जो बिल है वो पेंडिंग में रहा है और लगातार कई बार सदन में भी आया लेकिन पास नहीं हो पाया। इस बार भी वही हुआ, लेकिन इस बार इसे लेकर के राजनीति तेज है। बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर आक्रामक है, एक दूसरे को महिला विरोधी बता रहे हैं। आज इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं हमारे मेहमानों का। ज्योति खंडेलवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, जुड़ चुकी हैं। और हमारे साथ में डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। डॉक्टर राकेश गोयल हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। जैमिनी साहब, आज आपसे शुरू करेंगे क्योंकि कई दिनों से आप देख रहे हैं जब से संसद के अंदर ये संविधान संशोधन जो है 131वां वो गिरा है, उसके बाद से ही राजनीतिक गलियारों में एक दूसरे को राजनीतिक दल जो है वो महिला विरोधी साबित करने पर जुटे हुए हैं। क्या इस पर राजनीति हो रही है या वाकई जो है वो पास होना चाहिए था? कांग्रेस के विरोध की वजह से, कांग्रेस के जिस तरह का व्यवहार रहा उसकी वजह से गिर गया, इसकी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है? देखिए हेमंत जी, दोनों पार्टियों ने इसे पॉलिटिकल टूल बना लिया। जब 2023 में पारित हो गया था तो कांग्रेस 3 साल तक क्यों सोती रही? 16 अप्रैल को उसका अगर गजट नोटिफिकेशन होता है तो कांग्रेस सोती क्यों रही? ये कांग्रेस का दोष है। और बीजेपी 23 में पास कराकर 26 का इंतजार क्यों करती रही? ये आम हिंदुस्तान की आधी आबादी के दिल में एक सवाल है जिसका दोनों पार्टियों को जवाब देना है। ये दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आत्मनिर्भर जो महिला आत्मनिर्भर राजनीति कैसे तैयार हो, क्योंकि हम एक दौर देखा हमने, कभी इस देश की धरा पर लक्ष्मीबाई पैदा हुई, कभी सरस्वती फूले पैदा हुई, कभी सरोजनी नायडू हुई, कभी इंदिरा गांधी हुई। लेकिन आज हम अभी भी गांव में अगर आप जाके देखें, जो राजीव गांधी ने आरक्षण दिया, 40 लाख पंच सरपंच और उनकी जो सीटें उनमें 15 लाख महिलाओं को आरक्षण मिला, वो आज भी सरपंच पति या पंचपति कहीं न कहीं दिख जाता है। तो ये जो कंसेप्ट है उसको चेंज करना पड़ेगा। और भारत इटली तो बन नहीं सकता कि मेलोनी की तरह, क्योंकि भारत एक संस्कारवान हिंदुस्तान है। तो उसका भी कहीं न कहीं महिला आरक्षण में एक ध्यान रखना होगा कि भारत अपना सांस्कृतिक ताना बाना नहीं भूल जाए। ये एक चुनौती है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिस अंदाज में भाजपा और कांग्रेस राजनीति कर रहे हैं महिलाओं के आरक्षण को लेकर, चाहे जयपुर में आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने कहा कि 17 तारीख को एक ऐतिहासिक दिन बनने वाला था, लेकिन वो काला पन्ना बनकर रह गया। दिया कुमारी ने भी कहा कि जिन्होंने महिलाओं के साथ अन्याय किया उनको नहीं बख्शा जाएगा। मंजू बागमार, मंजू शर्मा, तमाम जो महिला नेता उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया। और पूर्व जो
महिला आयोग की चेयरमैन रही है जी। सुमन शर्मा, उन्होंने तो एकदम जवानी के इतिहास को रचते हुए, जवान शक्ति का प्रदर्शन करते हुए, युवा शक्ति का प्रदर्शन करते हुए बैरिकेड पार करने की कोशिश की। तो जी। कहीं न कहीं महिलाओं ने आज अच्छा शक्ति प्रदर्शन किया। उधर दिल्ली में अलका लांबा ने भी कांग्रेस की शक्ति का पूरा प्रदर्शन किया। तो कुल मिलाकर जो कल गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा था कि दिया कुमारी को लेकर के उनको बोलने नहीं दिया गया, तो आज उनको बोलने भी दिया गया। तो कुल मिलाकर जो महिला आरक्षण को लेकर, क्योंकि अब 4 साल तक कुछ होगा नहीं, केवल राजनीति सड़कों पर ही दिखाई देगी, क्योंकि जो नारी वंदन अधिनियम है वो तो पास हो चुका था, उसमें तो किसी का कोई लेना देना था नहीं, वो तो एक्ट बन चुका। केवल डिलिमिटेशन और जो ओबीसी आयोग जो रिजर्वेशन मिलना है, जो जाति जनगणना के आंकड़े आएंगे, उसमें अब 4 साल तक भाजपा और कांग्रेस दोनों की महिलाओं को सड़कों पर अपने अधिकारों के लिए लड़ना। एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आम महिला का कोई सरोकार नहीं है। वो आज भी अपनी गैस की महंगाई की चर्चा करती है, वो आज भी अपने बच्चों की महंगी फीस की चर्चा करती है। ये केवल राजनीतिक रसूखात रखने वाली महिलाओं का ही एक तरीके सा मैं कहूंगा मूवमेंट है। ये आम आदमी का मूवमेंट अभी तक नहीं बना पाई है, न तो कांग्रेस बना पाई है, न बीजेपी बना पाई है, क्योंकि उसे चिंता है कि गैस कितनी महंगी हो गई है, खाने की सामग्री कितनी महंगी हुई है। जो मूल मुद्दे हैं, जो करप्शन, महंगाई, वो मुद्दे कहीं न कहीं गौण होते जा रहे हैं। कहीं न कहीं दोनों पार्टियां इन मुद्दों पर लड़ने के बजाय अपना सियासी वो जो वार है, सियासी वेपन है, पॉलिटिकल वेपन है, वो अब आप महिला कहें कि इस पर आरक्षण को बना दी। राजनीति और ये सिर्फ मैं सीधे शब्दों में और थोड़ा सा मैं सुधार करते हुए भी सरस्वती माता की जगह आपने बोला सावित्रीबाई फुले, सावित्रीबाई फुले। हाँ, तो सावित्रीबाई फुले भी जो महिलाओं की को अधिकारों को लेकर के उन्होंने बहुत संघर्ष किया, वो हम सब ने देखा। और चूंकि हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रवक्ता सारिका सिंह जी भी जुड़ चुकी हैं, तो सारिका जी आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। पहले एक टिप्पणी ज्योति खंडेलवाल जी की, उसके बाद में आपके पास आता हूं। ज्योति जी, अभी जैमिनी साहब कह रहे थे कि 23 में ही महिला आरक्षण बिल आप पास कर चुके थे, तो फिर 26 का इंतजार क्यों करते रहे? नहीं, देखिए, मैं इसमें बहुत साफ कहना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो इसमें भावना यही रही कि 2029 में जो है वो ये महिला आरक्षण बिल का लाभ महिलाओं को मिल सके। इसी सोच के साथ जो है ये संविधान संशोधन जो है वो शीघ्र अतिशीघ्र संसद में लाया गया और इसी भावना के साथ किया गया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर केवल जनगणना में और परिसीमन के इसमें ये अटक जाता, जो कि उस बिल में था ऑलरेडी जो चला आ रहा था, तो उसमें फिर महिलाओं को 29 तक शायद इसका लाभ मिलना संभव नहीं हो पाता। लेकिन प्रधानमंत्री जी की यही भावना रही कि 2029 में इसका लाभ मिल सके। मैं एक और बात जैमिनी जी से जो बात कही कि आम महिलाओं को 33% का जो ये होता है उसमें आम महिलाओं को लाभ नहीं होता या आम महिलाओं का कोई सरोकार नहीं होता, नहीं, मैं ये मानती हूँ कि जब कोई महिला प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि बनती है तो उससे न केवल उस महिला जनप्रतिनिधि बनती है, उसका सशक्तिकरण होता है, बल्कि आप देखेंगे कि उसके कार्यकर्ता, उसके साथ जुड़े हुए लोग, यहाँ तक कि आम जनता की महिलाओं की, क्योंकि मैंने एज ए महापौर भी ये देखा कि अगर मुझे महापौर एज ए महिला जनप्रतिनिधि अगर काम करने का मौका मिला तो महिलाएं बहुत आसानी से अपने आसपास की शिकायतों को लेकर के हम तक आती थी, और जो महिलाएं जो कभी घर से बाहर नहीं निकली थी वो भी अपने आसपास के क्षेत्र को लेकर के जागरूक हुई थी। तो ये किसी एक कोई केवल राजनीतिक दृष्टिकोण या राजनीतिक जो भावना रखते हैं महिलाएं, राजनीतिक रूप से जुड़ी हुई होती है, केवल उन महिलाओं की बात नहीं है, ये सभी महिलाओं की बात है, महिलाओं की सशक्तिकरण की बात है। और ये बात बिल्कुल सही है कि ये हमें राजनीतिक रूप से संसद और विधानसभा में अवसर तभी मिल सकता है जब हमको ये आरक्षण का लाभ जो है मिले। आप देखेंगे अभी जैमिनी जी ने एक और बात कही कि सरपंच पति या पार्षद पति जो है वो भी काम करते हैं। देखिए, ये तो मैं ऐसा मानती हूँ कि जो जितने पुरुष प्रतिनिधि होते हैं उनमें से भी कुछ जो प्रतिनिधि होते हैं वो एक्टिव नहीं होते हैं, ऐसी तरह से महिलाओं में भी कुछ बहुत कम कोई एक्टिव नहीं होते हैं, तो उनकी जगह पर उनकी पत्नियां तो काम करने का सौभाग्य नहीं मिलता है ना। आप तो खुद मेहर रही हैं। अगर पुरुष प्रतिनिधि कहीं चुन करके जाते हैं वो एक्टिव नहीं होते हैं, उनकी जगह पर उनकी पत्नियां काम कर रही है, ऐसा उदाहरण कहीं देखने को मिल रहा हो तो जैमिनी जी को हम कहें कि जैमिनी जी आप गलत नहीं करते हैं, जो महिलाएं भी नहीं करेंगी वो आगे नहीं बढ़ती है। जो लेकिन आप देखेंगे कि पंचायत और निकायों में आरक्षण मिलने से बहुत सारी महिलाओं ने बहुत अच्छा काम करके दिखाया, चाहे वो सरपंच के रूप में हो, चाहे वो पार्षद के रूप में हो, चाहे वो अध्यक्ष के रूप में हो, चाहे वो मेयर के रूप में, उन्होंने काम करके दिखाया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरपंचों में छवि राजावत जैसी कितनी सरपंच बन गई,
राजस्थान में आंकड़े बताते हैं कि छवि राजावत जैसी नहीं जमील साहब, वो आपकी बात भी ठीक है, लेकिन एकदम से तो जागृति नहीं आती है ना। कई महिलाएं रोल मॉडल बनकर के उभरी हैं। बिल्कुल कई महिलाएं के बाद अभी झुंझुनू की हॉकी वाली सरपंच अच्छा काम किया है, बहुत सारे ऐसे सरपंच, तो धीरे धीरे जागृति आती है। जमील साहब आपकी बात भी ठीक है, और जो ज्योति जी कर रही हैं उनकी बात भी ठीक है। एक एक टिप्पणी में दो और मेहमान है, उनकी भी ले लूं। सारिका जी हमारे साथ में जुड़ी है, तो सारिका जी, क्या सिर्फ इस पर राजनीति हो रही है? महिला अधिकारों को लेकर के कांग्रेस भी राजनीति कर रही है, बीजेपी भी कर रही है? सारिका जी। देखिए हेमंत जी जी हेमंत जी, जहां तक आपका सवाल है कि इस पर दोनों पार्टियां राजनीति कर रही हैं, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कभी भी जो महिलाओं से, दलितों से, आदिवासियों से, पिछड़ों से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं उनके ऊपर राजनीति नहीं करती, बल्कि उनको कैसे रिलीफ पहुंचाया जा सकता है, उनको मेन स्ट्रीम में कैसे लाया जा सकता है, उनके जीवन में परिवर्तन कैसे किया जा सकता है, इस विषय पर काम करती है। और अब आज के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं महिला आरक्षण की, जो 2023 के अंदर जो महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है। सबसे पहले तो मुझे बहुत आपत्ति है टीवी चैनल्स पर भी और बीजेपी पर भी कि वो बार बार इस बात को लिख रहे हैं, इस बात को कोट कर रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल गिर गया। मैं ये जानना चाहती हूं कि कम से कम ये अपनी बातों को पढ़े तो सही। जिस बिल को इन्होंने कानून बना दिया, जो 2023 में पास हो चुका था, 16 तारीख को इन्होंने उसका नोटिफिकेशन कर दिया, वो कानून बन चुका। महिला आरक्षण का तो कानून देश में लागू हो चुका है, तो बिल कौन सा गिर गया? महिला का जो रिजर्वेशन बिल है वो तो 2023 सितंबर में ही पास हो चुका है। कांग्रेस ने और इंडिया गठबंधन ने उसको बहुत समर्थन किया। हमने तो वही कहा जो नहीं, बार बार बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी के जो तमाम लोग हैं, यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जो हैं, वो जो राष्ट्र के नाम संबोधन के अंदर आकर के बोले कि कांग्रेस ने और इंडिया गठबंधन ने जो महिला आरक्षण बिल है उसकी भ्रूण हत्या कर दी। तो इसका मतलब या तो ये अभी भी इनके मन में किस तरीके की स्थिति है, या कानून का ज्ञान नहीं है, या इन्होंने पूरा ठान लिया है कि इस देश को सिर्फ झूठी झूठ परोसना है। असल में जो विषय 4 दिन 5 दिन से देश के अंदर इन्होंने छेड़ रखा है वो तो महिला आरक्षण बिल की, महिला आरक्षण कानून की आड़ में इनके पॉलिटिकल एजेंडे पूरा करने का रण है। इसको समझना होगा, क्योंकि जो ये 2 बिल 3 बिल जो अभी स्पेशल सेशन के अंदर लेकर के आए थे, उनमें कोई सा भी बिल विमेन रिजर्वेशन का बिल नहीं था, बल्कि विमेन रिजर्वेशन बिल को लागू करने में जो रोड़ा अटकाया जा सकता है उसके बिल थे। आप समझिए कि जब 2023 में इन्होंने कहा कि जनगणना कराएंगे, डिलिमिटेशन करेंगे, फिर हम विमेन रिजर्वेशन लागू करेंगे। आप ये बताइए 2023 से लेके आज 2026 अप्रैल में ऐसा कौन सा परिवर्तन हो गया, ऐसी कौन सी विशेष परिस्थितियां आ गई कि इन्होंने 3 दिन का सेशन बुला करके और ये जो डिलिमिटेशन बिल है इसको लेकर के आए। भाई आपको डिलिमिटेशन की आज क्या जरूरत है? संसद चल रहा है, उसके अंदर 543 सीटें हैं, आप महिलाओं को 180 सीटों के ऊपर फिक्स कर दीजिए, जैसे जो पंचायती राज के अंदर आया था, बिना इफ और बट के वो लागू हो गया। ये इसका जवाब ज्योति जी दे रही है, लेकिन सारिका जी उससे पहले मेरा एक सवाल है। ज्योति जी ये जवाब दे दें। ज्योति जी एक मिनट आप जवाब दे दें उससे पहले कि अगर इतना ही आसान था तो 2008 और 2010 में यूपी की सरकार के वक्त भी लेकर के आए थे आप, क्यों नहीं दे दिया महिलाओं को अब तक रिजर्वेशन? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हम लेकर के आए, वो हमारी नीयत को बताता है कि हम हमेशा से महिला शक्ति के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के पक्ष में हैं। हम हमेशा से उसके पक्ष में हैं, लेकिन 2008 में और 2010 में हमारे पास में आंकड़ा नहीं था। हम तो सिर्फ उस समय गठबंधन की सरकार चला रहे थे और हमारे कुछ साथियों ने उसके ऊपर आपत्ति की, उनको उसके कुछ जो उसके अंदर कुछ जो पॉइंट्स थे उनके ऊपर आपत्तियां थी। हम आम राय नहीं बना सके, राज्यसभा में हम इसको लेकर के आए, विफल हुए ना आप विफल रहे ना इतने सालों के अंदर। आजादी के 70 साल बाद हेमंत जी लोकसभा में, विधानसभा में 33% आरक्षण देने में आप विफल रहे। आप मान लीजिए सारिका जी कि हम विफल रहे। मेरे नहीं हेमंत जी, नो आप गलत बोल रहे हैं। विफल आज जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो रही है, क्योंकि जब बिल लागू, आरक्षण बिल पास होने के बावजूद अगर वो महिलाओं को आरक्षण नहीं दे पा रहे हैं तो फेलियर ये नरेंद्र मोदी सरकार का है कि बिल पास हो गया। साहब भी हमारे साथ हैं जी, मैं वापस आ रहा हूं आपके पास में। गोयल साहब जो अभी सारिका जी कर रही हैं उससे सहमत है क्या आप?
देखिए हेमंत जी, दोनों पक्ष अपनी जगह ठीक कहते हैं, पर मैं इस बात को मानता हूं, जब जैसे सारिका जी ने बोला कि 543 सीटों में ही आरक्षण कर देते, तो देखिए 180 सीटों और 277 सीटों में लगभग 100 सीटों का फर्क है। महिलाओं के अधिकारों का, महिलाओं के सम्मान पे कहीं ना कहीं इसका बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर ये बिल पास भी हो जाता, जो कि परिसीमन से जुड़ा हुआ जो मामला है, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा बवाल होना था। पर ये सिर्फ क्या है, कांग्रेस का या जितने भी इंडिया अलायंस का जो एक ही एजेंडा मैंने देखा है, भाजपा या एनडीए कोई भी बिल लेके आती है, चाहे वो किसी भी तरीके का बिल है, उन्हें कोई विकास की भावना से मतलब नहीं, उनको विरोध करना है। हर चीज का इन्होंने विरोध किया, चाहे वो धारा 370 थी, चाहे वो 3 तलाक था, चाहे यूसीसी था, हर चीज का कांग्रेस ने एक एजेंडा बना रखा है कि भाजपा जो बिल लेके आएगी हमें उसका बिल्कुल विरोध करना है। अगर ये चाहते हैं तो इस बिल को पास करते हैं, महिलाओं को उनका अधिकार सम्मान मिलता। अगर महिलाएं बता दूं कि इस बिल को पास भी कांग्रेस ने और इंडिया गठबंधन ने करवाया था। राकेश जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? राजनीतिक विश्लेषक हैं या बीजेपी के प्रवक्ता हैं? बता दीजिए क्या बोल रहे हैं कांग्रेस ने, एनडीए ने इस बिल को पास किसने करवाया? पूरे इंडिया इस बिल को पास किसने किया? किसने समर्थन किया था? कांग्रेस ने किया था। कैसी बातें कर रहे हैं आप? भारत के अंदर आप मुझे एक बिल बता दीजिए। और आप ये चाहते हैं कि किसानों के काले कानून जो लाए गए, पहले उनको एक बार सुन तो लीजिए। एक बिल मुझे बता दीजिए जिसका आपने समर्थन किया हो। क्या भाजपा ने 13 सालों में जवाब दे रही है, कोई एक अच्छा बिल नहीं लेके आए? ठीक है, जवाब दे अभी क्या मिल रहा है? हेमंत जी सबसे पहले तो मैं इनकी बात का ही जवाब दे देती हूँ कि जिस बिल की ये बात कर रहे हैं, उस बिल को 2023 में कांग्रेस ने और इंडिया गठबंधन ने अपनी पूरी मेजोरिटी के साथ में उसका समर्थन किया था और तभी वो कानून बन पाया। इनकी जानकारी के लिए बता देती हूँ मैं। ठीक है, ज्योति जी जवाब दे दीजिए एक बार, और फिर मैं जमील साहब के पास जाता हूँ। ज्योति जी देखिए, मुझे सारिका जी बार-बार की अभी जो सीट्स हैं उनमें ही क्यों नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर 800 सीटों में अगर 277 अगर महिलाओं को अगर लाभ मिलता है और अगर उनको जगह मिलती है संसद में, तो इसमें दिक्कत क्या है, क्या परेशानी है? मतलब अगर आप ये कह रहे हैं कि 2023 में हमने समर्थन किया था कि महिला आरक्षण लागू होना चाहिए, तो अब अगर वो लागू होने की उस स्थिति में उसको लाया जा रहा है कि 2029 से ही उसका लाभ हमको मिल सके, तो उसमें साथ देने में कहां दिक्कत आ रही थी? समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस बात का विरोध कर रहे हैं। आप बार बार कोई ना कोई बहाना बना करके इसको रोकने का प्रयास किया गया। मैं मानती हूं कि अगर आपको किसी और चीज में, परिसीमन में कोई दिक्कत थी, उसका विरोध किया था, उसको बाद में, परिसीमन एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है, वहां जो परिसीमन होता, वहां पे कोई आपत्तियां आती, वहां पे कोई दिक्कत आती, तो हम उस पर चर्चा करते। बार बार प्रधानमंत्री जी ने कहा हम किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, हमारे गृह मंत्री जी ने कहा कि हम हर तरीके से चर्चा के लिए खुला है, लेकिन आप इस संशोधन को आप पास होने दीजिए, नारी को लाभ 2029 में ही हो सके, इसकी हम सबको मिलकर के प्रयास करना चाहिए। आपने कुछ भी किसी भी चीज का विरोध गोल गोल घुमा करके नुकसान सिर्फ महिलाओं को दिया। सारिका जी कोई एक दल की महिला को नुकसान नहीं हुआ है इसमें, महिला किसी भी राजनीतिक दल की हो, महिलाओं को मौका मिलता, कोई भी राजनीतिक दल। महिलाओं का नुकसान किसने किया ज्योति जी? अभी गोयल साहब ने कहा कि महिलाओं को लाभ नहीं लेने दिया। कौन नहीं लाभ लेने दे रहा है महिलाओं को? देखिए, तो साफ तौर पे जो बिल के जो संविधान संशोधन जो आया जिससे कि लागू हो पाता 29 में, जिसने इसके अगेंस्ट वोट दिया और पूरे इंडिया गठबंधन ने इसके अगेंस्ट वोट किया। जब आप जिससे महिलाओं को लाभ मिले उस संविधान संशोधन के अगेंस्ट अगर आप वोट कर रहे हो, उसके बाद खुश हो रहे हो, मेजे थपथपा रहे हो, तो निश्चित रूप से आप उसके विरोध में हो। इसमें किंतु परंतु की बात कहाँ थी? लेकिन जैसे ही नारी शक्ति वंदन बिल के संशोधन की बात आती है, वैसे आप बात करने लगते हो हम तो इसके फेवर में है, लेकिन किंतु परंतु ये बट इफ, अगर आप ये सब कुछ अगर आज नहीं लगाते, ये लेकिन किंतु परंतु अगर नहीं होता, तो आज महिलाओं को लाभ मिलता। और बाकी जो आपको कोई भी परेशानी थी, उसके लिए निश्चित रूप से हमारे पास एक समय था जिसमें हम चर्चा कर सकते थे और बात कर सकते थे, आप इस चीज को लेकर के बात कर सकते थे, लेकिन सीधे तौर पर यही प्रयास किया गया कि किसी भी तरीके से ये जो है बीजेपी करिए, आपका महिला विरोधी चेहरा सामने आ गया। आपने महिलाओं को लाभ मिल सकता था, उसको लाभ को नहीं लेने दिया आपके विरोध की वजह से। और मैं लाभ भी नहीं कहूंगी, मैं हक कहूंगी। बेसिकली हमारा मैं ज्योति जी की बात का जवाब देना चाहूंगी। इन्होंने कहा और बाकी भी आपके जो पैनल में बैठे हैं लोग, वो कह रहे हैं
कि 543 के ऊपर सरकार कांग्रेस पार्टी उसी का क्यों कर रही है? अगर सीटें बढ़ी हुई मिले तो उस पर क्या आपत्ति है? मैं तो कह रही हूँ, कांग्रेस कह रही है 50% करिए, हम तो कह रहे हैं आप 50, हमारे नेता तो कह रहे हैं 50% आरक्षण कर दीजिए। मैं ये कह रही हूँ, पूरी कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि आपकी नीयत जो है, आपकी जो नीयत है वो नीयत इतनी खराब है कि उसका भरोसा नहीं किया जा सकता। आप 543 पर आज कर दीजिए, उसको अनाउंस कर दीजिए और फिर आप खुद ने स्वीकार किया, आपने स्वीकार किया, आपने स्वीकार किया कि हमने जनगणना शुरू कर दी है। आप परिसीमन आयोग के सामने ले जाइए, जब आपका परिसीमन का काम हो जाए। जमीन साहब, कांग्रेस करिए, हम तो करें 50% लाइए। बीजेपी ने कहा, हमने तो कहा था, तो आप ही इस पर बैक हो गए। भाई कौन सही है, कौन गलत है? और जो अभी गोयल साहब कह रहे थे कि महिलाओं को लाभ कांग्रेस पार्टी ने नहीं लेने दिया है। देखिए हेमंत जी, अगर वाकई जितने भी वहां सांसद थे उनके मन में नीयत ठीक थी तो शायद एक बार वो 543 में ही दे देते तो अच्छा होता ना, यथा स्थिति हो जाती। सारे पुरुषों में खलबली मच जाती, 543 में किस सीट चली जाएगी। महिलाओं को हक भी देना है, लेकिन पुरुषों का किसी का सिंहासन नहीं डोले। बिल्कुल हेमंत जी जो कहते हैं, और सबसे ज्यादा बीजेपी और एनडीए इस मामले में सारी पार्टियों के पुरुष एकजुट है। आप सोच के चलिए। एक मिनट, एक बड़ी खबर आ रही है, एक मिनट, बड़ी खबर आ रही है, मैं वापस आ रहा हूं। पचपदरा रिफाइनरी का लोकार्पण कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आज पचपदरा पहुंचना था, लेकिन अभी जो जानकारी सामने आ रही है कि सीएम जो है वो आज ही पचपदरा जाने वाले थे, लेकिन फिलहाल लोकार्पण कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। और अगर लोकार्पण कार्यक्रम स्थगित किया गया है तो जानकारी ये भी आ रही है कि प्रधानमंत्री का दौरा उसको लेकर के, क्योंकि कल ही लोकार्पण समारोह होना था और ये कार्यक्रम अगर स्थगित हुआ तो प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के भी बड़ी अपडेट है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रोशन है हमारे साथ फोन लाइन पर। रोशन, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए 21 अप्रैल को पीएम मोदी को पचपदरा जो रिफाइनरी है उसका लोकार्पण करना था। ऐसे में आज दोपहर में आग लगने की घटना हुई। उसके बाद में सभी जो कार्यक्रम है हाल फिलहाल के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी आज दोपहर में पचपदरा जो है जाना था, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अभी तक नहीं गए। ऐसे में अब जो दौरा जो था वो स्थगित कर दिया गया है। आज मुख्यमंत्री को खुद को रिफाइनरी और सभा स्थल का जायजा लेना था, लेकिन जिस तरीके से आग जलने की घटना हुई है उसके बाद में सभी कार्यक्रम जो है स्थगित कर दिए गए। जानकारी ऐसी भी मिल रही है कि कल जो होने वाली जो सभा है उसको लेकर भी अभी तक जो है स्थगित ही जो माना जा रहा है। हालांकि ऑफिशियली इस तरीके की जो जानकारी है ना तो पीएमओ की तरफ से साझा की गई है, ना ही राज्य सरकार की ओर से की गई है, लेकिन जिस तरीके से जो पूरी आगजनी की घटना हुई है उसके बाद में सूत्रों के से मिल रही जो जानकारी है उसमें यही अभी लेकिन रोशन, अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं आई है कि प्रधानमंत्री का दौरा रद्द हो गया है या फिर ये लोकार्पण कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए ऑफिशियली जानकारी कहा जा सकता है कि अभी तक इस तरीके की जो है वो जानकारी नहीं आई है, लेकिन सूत्रों का ये कहना है कि जो पचपदरा रिफाइनरी का कल जो लोकार्पण होना था वो हाल फिलहाल के लिए जो है स्थगित कर दिया गया है। आग के क्या कुछ कारण है इसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जिला कलेक्टर, मुख्य सचिव, डीजीपी तमाम अधिकारियों से जो है वो फीडबैक मांगा। ऐसे में क्या कुछ जो है वो कमी रही, एचपीसीएल के जो कंपनी के जो प्रतिनिधि हैं जो रिफाइनरी को ऑपरेट कर रहे हैं उनसे भी इस संबंध में जानकारी ली गई है। देखिए ये स्पष्ट होने के बाद में क्या कुछ कहा जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से आज दोपहर में इतनी भयंकर जो है वो आगजनी हुई, काफी फायर ब्रिगेड की दमकलों जो है उस आग के ऊपर काबू पाने का प्रयास किया गया, लेकिन कहा जा सकता है कि वो कंट्रोल से जो है वो बाहर थी। ऐसे में लगातार जो है मुख्यमंत्री जयपुर से ही, सीएमआर से ही पूरी इस घटना के ऊपर जानकारी ले। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रोशन, तमाम जानकारी के लिए नजर बनाए रखिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है, पचपदरा रिफाइनरी को लेकर के कल लोकार्पण समारोह होना था, लेकिन उससे ठीक पहले आगजनी की घटना हुई और अभी जो खबर आ रही है कि ये समारोह स्थगित किया गया है। लेकिन जमीनी साहब उसी बात पर लौटेंगे, महिलाओं का हक किसने मारा, आप क्या कह रहे थे, पूरा कर लीजिए जल्दी से सर। देखिए मैं यही कह रहा था कि कहीं न कहीं एक मौका था, जो पुरुष प्रधान समाज है, जो हमारा
सनातन है, जिस सनातन की बात बीजेपी करती है। हमारे वैदिक काल में जिस तरीके से महिलाएं फैसला लेती थी, एक बार त्याग दिखा देती बीजेपी कि 543 में दे रहे हैं तो इतिहास बन जाता। ये डिलिमिटेशन और ये तो सबको ही पता था कि ओबीसी आयोग की जब तक जाति जनगणना नहीं होगी, ओबीसी जो आयोग वर्ग की महिलाएं उनको हक नहीं सर मिलेगा। ये कहा जा रहा है कि भाई अब अभी ऐसी स्थिति है, उसी स्थिति के अंदर ऐसे आरक्षण कैसे संभव था? 543 पर देखिए 543 में दे सकते थे, पहले भी मिला है और राजीव गांधी ने दिया था। 543 में देर कर देते, एक बार दिखा देते त्याग। और दूसरा राजीव गांधी जी के आरक्षण से पुरुषों के लिए भी मौका था, सिर्फ महिलाओं को खंडेलवाल जी को ठहराया जा सकता है। ज्योति खंडेलवाल जी पहली बार कांग्रेस से जयपुर की मेयर बनी थी और राजीव गांधी के महिला आरक्षण से ही बनी थी। अगर महिलाओं को उनका हक देना है तो पूरा देना चाहिए। आज अगर इतने सालों बाद कहीं तो चले पूरा शुरू के तो चक्कर में होती, महिलाओं को बिल्कुल भी हक नहीं मिल पा रहा है। शुरुआत तो करनी पड़ेगी ज्योति जी। संसद में महिलाएं नहीं है, ज्योति जी संसद में अभी भी महिलाएं हैं, पर एक अधिकार के साथ शुरुआत तो करनी पड़ेगी और बिना राजनीति होए इस मुद्दे पर। बिना राजनीति के ही शुरुआत थी ये। मैं ये मानती हूँ कि अगर 800 सीटों में से अगर हमें यहाँ पे लाभ मिल रहा था तो इसमें इतना किंतु परंतु करने वाली कोई बात ही नहीं थी। 543 पर मिले थे। सांसद बढ़ते ही लुटियन जोन गुड़गांव तक आ जाएगा। एमएलए सारिका जी छोटी सी टिप्पणी, सारिका जी बोली जरा। छीनने का काम कर रहे हैं कि सिर्फ इस वजह से हम नहीं करना चाहते थे कि अगर डिलिमिटेशन भी अगर हो जाता तो क्या पार्ट उठ जाता जो आप लोग जो है। देखिए डिलिमिटेशन बहुत ही जिस तरीके से ये लेकर के आए थे वो बहुत गैर संवैधानिक और अलोकतांत्रिक था। वो सरकारों को इस बात की इजाजत दे रहा था, जैसे इन्होंने आसाम में किया, जम्मू कश्मीर में किया, कि कुछ लोकसभाएं ऐसी बनाई जिनमें 5 विधानसभा और कईयों में 18 विधानसभा। तो इस देश के लोकतंत्र के ऊपर ये बहुत बड़ा प्रहार हो जाता। और कांग्रेस पार्टी महिलाओं को तो हक नहीं मिला ना आपके इस प्रहार के चक्कर में। चलिए बहुत शुक्रिया, चर्चा में शामिल होने के लिए समय नहीं बचा है, बहुत शुक्रिया। लेकिन महिलाओं को हक को लेकर के लगातार राजनीति तेज हो चली है। बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर है। नमस्कार।